गाइस आप देख सकते हैं ये है हमारे लेसन्स ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट। गाइस साइड से जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए सॉरी, वो ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस ये ऐसा हो रहा है। बट या हम लोग देखने वाले हैं आज मनी एंड क्रेडिट्स के शॉर्ट नोट्स। सो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने इन्हें किस टाइप से लिखा है एंड देन यू कैन राइट लाइक दिस। सो गाइस लेट मी एक्सप्लेन यू। सो ये है मनी। मनी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी एलिमिनेट्स नीड ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी बार्टर सिस्टम की नीड्स को एलिमिनेट कर देता है, मतलब हटा देता है। बार्टर सिस्टम क्या होता था, वो पहले मनी जब इन्वेंट नहीं हुए थे उसके पहले यूज़ करा जाता था। उसमें गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिए जाते थे विदाउट मनी। एंड डबल कॉन्साइड बॉन्ड्स जो होता है वो भी समथिंग ऐसे ही रिलेटेड होता है। मीन्स बोथ पार्टीज़ हैव टू एग्री टू सेल और बाय ईच अदर्स प्रोडक्ट्स। उसमें दोनों पार्टीज़ को एग्री होना पड़ता है, मतलब जो भी दो व्यक्ति हैं, जो भी दो कंपनी वगैरह जो भी बोलो आप, जो वो है उनको दोनों को एग्री होना पड़ता था एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को लेने या बेचने के लिए। एंड ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज़ मेरे को अपने गेहूँ बेचने हैं और मेरे को चाहिए उसके बदले कपड़े। बट यदि सामने वाले को कपड़े के बदले गेहूँ नहीं चाहिए होंगे तो वो मेरे को कपड़े नहीं बेचेगा। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाती थी एंड दैट्स वाई हमें नीड पड़ी मनी की। सो गाइस मनी पहले तो आपको पता है कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन लाइक दिस प्रीशियस मेटल से बनते थे। बट अब जो मनी की मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो करेंसी पेपर नोट्स में रहती है या कॉइन्स में रहती है, और वो भी प्रीशियस मेटल के नहीं रहते हैं। तो फिर भी हम इसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं? सो गाइस इसका रीज़न मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस साइड से लिखा है। वाई मॉडर्न करेंसी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मैंने सबसे पहले यही लाइन लिखी थी, मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। मॉडर्न करेंसी का खुद का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वो ना प्रीशियस मेटल है ना कुछ इंपॉर्टेंस है उसकी। वो एक सिंपल पेपर्स रहते हैं, क्योंकि हम यदि नॉर्मल पेपर पे लिख देंगे फिर उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। बट यदि वो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड करे गए हैं दैन उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड ऐसा ही हमें यहाँ पे लिखना है। Then also modern currency used as a medium of exchange because currency is authorized by government of country। अब गाइस मैंने मॉडर्न करेंसी पे कट क्यों लगाया? मैंने कट इसलिए लगाया है क्योंकि अपन लिखेंगे यहाँ पे इट इज़। मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए लगाया। गाइस ऐसा भूलना मत है, इट इज़ लिखना आपके लिए अच्छा रहेगा एंड पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम यदि बार बार मॉडर्न करेंसी रिपीट करेंगे तो अजीब सा लगेगा। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में बट हम भूल जाते कितनी बार, इसलिए मैंने इनको ऐसे कट लगा के स्पेशली यहाँ पे एरो बना के दिखाया है। सो गाइस नाउ हम बात करते हैं डिपॉजिट्स विथ मनी। डिपॉजिट्स विथ मनी में क्या रहता है? गाइस डिपॉजिट्स विथ मनी को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ऐसा क्यों कहते हैं? पीपल डिपॉजिट मनी गेट्स इंटरेस्ट। पीपल जो मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में वो इंटरेस्ट लेते हैं, उनको इंटरेस्ट के साथ मनी वापस मिलते हैं। मनी कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, और हम इन्हें डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मनी हमने इंटरेस्ट के साथ वापस लेना चाहेंगे हम जब चाहे जब उन्हें अपनी डिमांड पे बाहर निकाल सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। सो नाउ गाइस डिमांड डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, चेक पेमेंट एंड कैश पेमेंट। सो गाइस दिस पेमेंट्स आपको कैश पेमेंट तो पता ही है, बट चेक पेमेंट क्या होता है? सो गाइस सबसे पहले चेक क्या होता है? चेक होता है पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक। पेपर इंस्ट्रक्टिंग एक ऐसा पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है स्पेसिफिक अमाउंट टू पे। मतलब हमने सपोज़ कहीं पे बैंक में जाके बोल दिया कि इस व्यक्ति ने बोला कि मुझे इतने पैसे दे दो, तो बैंक वाला कैसे दे देगा? उसके लिए ये होता है कि आपको चेक लेके आना पड़ेगा एंड आप वो चेक को ले जाके बैंक वाले को देंगे तो बैंक वाले आपको पैसे दे देंगे या फिर डायरेक्ट कैश को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इट्स डिपेंड ऑन चेक कि उसमें कैसा नोटिफाइड करा गया है। सो ये जो पेपर रहता है जो कि स्पेसिफिक अमाउंट को पे करने की बोलता है तो वो कैसे पे करने की बोलता है? फ्रॉम पर्सनस अकाउंट टू पर्सनस हुज नेम इन चेक इज़ इशूड। मतलब मैंने यदि वो चेक में साइन करे हैं तो मेरे अकाउंट में से मैंने चेक में जिस पर्सन का नाम लिखा है उस पर्सन के अकाउंट में मनी जाएंगे। ये शॉर्ट रिवीजन के लिए नोट्स गाइस बहुत अच्छे हैं आपके। अब गाइस डिमांड डिपॉजिट की हमने अभी आपको बात बताई है कि क्या होता है। सो गाइस ये एक्सेप्टेड वाइडली है, मतलब ये वाइडली एक्सेप्टेड करा जाता है लोगों के द्वारा एज पेमेंट्स। सो कॉन्स्टिट्यूट मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। सो दैट्स वाई इसको मनी का दर्जा दिया जाता है मॉडर्न इकोनॉमी में। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी
मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स लिंक्ड मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। ये एक अच्छा सा चार्ट है जिसे आप अच्छे से बना सकते हैं एंड इससे ये समझ आता है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जो करेंसी है और डिपॉजिट्स है वो क्लोजली लिंक्ड है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने अपनी बुक में से ही देख के बनाया है। उनने बड़ी ड्राइंग बनाई थी बट मैंने उनको डायरेक्टली लिख दिया है। सो गाइस पीपल होते हैं जो कि डिपॉजिटर्स होते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं मनी बैंक में और बैंक क्या करती है, बैंक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उनका अपने पास रख लेती है एंड देन आगे उसको ट्रांसफ़र कर देती है एज अ टू द बोरोवर्स। सो गाइस तब ट्रांसफ़र करती है तो मेजर पोर्शन ऑफ अमाउंट जो कि बैंक में था वो बोरोवर्स के पास चले जाता है। बट गाइस वो स्मॉल अमाउंट क्यों रखती, वो पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर देती? क्योंकि यदि किसी अर्जेंट वगैरह में थोड़े बहुत डिपॉजिटर्स ने यदि मनी वापस विड्रॉ करने आए सो उन्हें मनी विड्रॉ करने के लिए बैंक में कुछ स्मॉल अमाउंट होना चाहिए, दैट्स वाई। नाउ गाइस अब जो बोरोवर्स है वो लोन लेंगे बैंक से, टेक लोन फ्रॉम बैंक एंड देन व्हेन दे रीपे द लोन विथ हाई इंटरेस्ट and when bank give the interest to the depositors they give the low interest। so guys suppose हम मान लेते हैं कि हमारी डिपॉजिटर्स को 5% इंटरेस्ट मिल रहा है एंड बोरोवर्स 10% दे रहे हैं। सो 10 - 5% का यहाँ पे कुछ लोचा हुआ, तो वो लोचे का क्या कहना था। सो वो जो डिफरेंस रहता है उनके लोन्स में इंटरेस्ट में वो रहता है मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स, क्योंकि बैंक में भी एम्प्लॉय वगैरह होते तो उनके लिए भी मेन सोर्स ऑफ इनकम कुछ होना चाहिए ना, तो वो यही था। ठीक है गाइस, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल था। 5% 10% ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। गाइस अब हम देख लेते हैं क्रेडिट लोन। क्रेडिट लोन एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर पेमेंट। यदि सपोज लेंडर ने आपको कुछ प्रोडक्ट दिया तो बोरोवर बोलेगा, सपोज मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, मनी वगैरह कुछ भी हो सकता है, बोरोवर उसको प्रॉमिस करेगा रिटर्न में कि वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा और ये एग्रीमेंट को ही क्रेडिट बोला जाता है। क्रेडिट को लोन भी बोला जाता है गाइस एक सिंपल लैंग्वेज में। अब गाइस अब देखते हैं हम यूज़फुल और नॉट, क्रेडिट यूज़फुल होता है कि नहीं। सो क्रेडिट यूज़फुल भी होता है, नहीं भी होता है, डिपेंड्स ऑन रिस्क कि आप जिसके लिए क्रेडिट ले रहे हैं वो रिस्क, उसमें रिस्क कितना है। यदि लेस रिस्क होएगा तो पॉजिटिव रोल प्ले करेगा एंड मोर रिस्क होएगा देन नेगेटिव रोल प्ले करेगा। अब गाइस यदि नेगेटिव रोल प्ले करेगा तो जो व्यक्ति ने क्रेडिट लिया था वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाएगा। अब डेप्ट ट्रैप क्या होता है, डेप्ट को बोला जाता है गाइस उधार के बीच में, मतलब जो उधार का जाल रहता है। जैसे सपोज हमने थोड़ा सा उधार लिया फिर हमें और मनी चाहिए, हमने और उधार लिया, सो हम उसमें फंस जाएंगे, हम उससे बहुत मुश्किल से बाहर निकलेंगे। अ सिचुएशन इन विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, उसमें हमारी जो रिकवरी रहेगी, मतलब जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल रिकवरी रहेगी। रिकवरी तो हो जाती है, ऐसा नहीं रिकवरी नहीं होती, बट पेनफुल होती है। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, आपको यदि क्रेडिट चाहिए तो आपको किस बेसिस पर मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोलेट्रल, देन रहता है इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन ऑन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्रेडिट के लिए। सो कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल होता है असेट्स, कोलेट्रल का मीनिंग होता है असेट्स, बोरोवर ओन असेट, जो बोरोवर के पास असेट्स रहते हैं लाइक व्हीकल, लैंड एक्सेट्रा, वो लेंडर यूज़ दिस एज अ गारंटी अंटिल लोन इज़ रीपेड। मतलब हमने सपोज उधार लिया तो हमने कुछ गिरवी रख दिया, कोलेट्रल का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज गिरवी। नाउ इंटरेस्ट रेट आप सभी को पता है कि कुछ भी रहता है, अभी फ़िलहाल में आई थिंक 12% है। नाउ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, सो गाइस आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट वगैरह बैंक में लगानी पड़ती है जिसके बाद आपको लोन मिलता है। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब यही कोलेट्रल से रिलेट में कि आप किस मोड में रीपेमेंट करोगे, आप चेक दोगे, कैश दोगे, या फिर आप मतलब कुछ ये आपका जो सामान गिरवी रखा है उसे बेच दोगे, लाइक दिस। नाउ गाइस क्रेडिट इन इंडिया आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वैसे तो आई थिंक सब जगह यही होता होगा, बट इन इंडिया उसमें बुक में स्पेसिफाइड था, सो मैंने इन इंडिया लिख दिया। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव ट्रेडर्स, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। एंड इनफॉर्मल में क्या होता है, मनी लेंडर्स देते हैं लोन, ट्रेडर्स देते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ऐसे मतलब इनफॉर्मली हम लोन लेते हैं। सो गाइस अब फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई जो रहता है, आरबीआई मतलब होता है गाइस
रिज़र्व बैंक्स ऑफ इंडिया वो सुपरवाइज़ करता है क्रेडिट को। और इनफॉर्मल में नो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेस क्रेडिट। सो फॉर्मल इज़ सेफ, इनफॉर्मल इज़ नॉट सेफ, बिकॉज फॉर्मल में आरबीआई सुपरवाइज़ करता है एंड इनफॉर्मल में नो वन सुपरवाइज। मतलब यदि इंटरेस्ट ज़्यादा पे दे रहे हैं आप तो भी कोई को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इंटरेस्ट कम पे दे रहे हैं तो भी कोई को फ़र्क नहीं पड़ेगा, या बट आपका लॉस तो हो जाएगा यदि डिफरेंस आई मीन टू से दिस डिफरेंस ज़्यादा है तो, इंटरेस्ट ज़्यादा है तो। सो गाइस अब ये एक चार्ट था जो कि आपकी बुक में दिया था सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड के लिए। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 30% ऑफ मनी लेंडर, जो कि क्रेडिट है 30% मनी लेंडर से लिया जाता है रूरल एरिया में, 3% ट्रेडर्स का रहता है, 7% फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड 7% अदर्स। बट गाइस मोस्ट ऑफ द एरिया किसने कवर करके रखा है, फिर मोर देन 50% आपका फॉर्मल ने करके रखा है, commercial banks and cooperative societies. Okay, so guys now next page. गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने इसलिए इसे ऊपर लिख दिया, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट क्रूशियल फॉर कंट्रीज़ डेवलपमेंट। जो कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होता है वो कंट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नाउ गाइस ये चार्ट आपकी बुक में गिवन था, सो मैंने ये भी आपको बता दिया है। गाइस ये क्या है, ये है लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड्स। नाउ गाइस ये है पुअर हाउस होल्ड का डायग्राम। ये जो सीधी सीधी लाइंस दिख रही हैं मैंने यहाँ पे भी बना के रखा है वो परसेंटेज ऑफ लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर बताती है, एंड ये जो आड़ी वाली लाइंस है वो परसेंटेज ऑफ लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स बताती है। सो यहाँ पे पुअर हाउस होल्ड में गाइस पुअर हाउस होल्ड में जो 85% ऑफ लोन रहता है वो रहता है इनफॉर्मल एंड 15% फॉर्मल रहता है। एंड यहाँ पे जो रहता है हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स उसमें 53-47 का परसेंट है। गाइस जो 53% है वो है आई थिंक इनफॉर्मल एंड 47 फॉर्मल। नाउ गाइस ये जो वेल ऑफ हाउस होल्ड है जिसमें 28% और 72% का जो ये है इसमें गाइस वेल ऑफ हाउस होल्ड मतलब जो हाउस होल्ड है उनके पास अच्छी खासी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रिच नहीं है बट या वो अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं। सो उनका जो लोन का परसेंटेज है गाइस है वो 28% इनफॉर्मल है एंड बाकी फॉर्मल है 72%। एंड गाइस ये जो है ये 10% इनफॉर्मल एंड 19% फॉर्मल्स है जो कि रिच हाउस होल्ड में है। सो गाइस अब हमें समझ आता है कि रूरल एरियाज़ में इसकी नीड ज़्यादा होती है क्योंकि इनफॉर्मल से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, पुअर रूरल पुअर से ज़्यादा इनफॉर्मल से लेते हैं एंड रूरल रिच फॉर्मल वे से लेते हैं। सो गाइस तो हमें ज़रूरत आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फॉर द पुअर्स। सो गाइस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं वो क्या करते हैं, गाइस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं फॉर द पुअर्स वो उसमें मेनली टिपिकली 15 to 20 मेंबर्स रहते हैं जनरली ही, और वो सेविंग्स करते हैं पर मेंबर 25 to 100 रुपीज़ और मोर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। एंड गाइस ऐसे सेविंग्स करके जब वो 1 से 1.5 साल मतलब 1 से 2 साल तक सेविंग्स कर लेते हैं 1 or 2 years तो वो एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए फ्रॉम बैंक्स। एंड देन वो लोन लेके हेल्प करते हैं बोरोअर्स को ओवरकम करने के लिए देरी उनकी कोलेटरल वगैरह की प्रॉब्लम से, क्योंकि उनके पास गाइस कोलेटरल वगैरह नहीं रहता है। यदि उनके पास गिरवी रखने के लिए सामान होएगा तो ही बैंक उन्हें लोन देगी वरना नहीं देगी। एंड इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए SHGS बने हैं। सो गाइस यही था बस हमारी आज की वीडियो में है। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको सब कुछ समझ आया होगा। एंड इफ़ नहीं आया है देन प्लीज़ गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियोज़, यू कैन लर्न very nicely. Thank you for watching.